ये क्लास 11th में अकाउंट्स पेपर में आज हम लोग पढ़ेंगे सहायक बहियाँ, सब्सिडियरी बुक्स जिसको बोलते हैं। सहायक बहियाँ, सहायक बहियाँ। सहायक बहियाँ क्या होती हैं, इसको पहले समझेंगे हम लोग। देखिए, जो भी व्यवसाय में लेन देन होते हैं, इसको हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो प्रारंभिक रूप से उसका हम लोग कहीं ना कहीं लेखा करते हैं, एंट्री करते हैं। जो सबसे प्रथम बही होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री को समझा है कि जर्नल एंट्री में कैसे उसका एंट्री किया जाता है, उसके रूल्स हैं और रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको हम लोग जर्नल बही में लिखा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझिए, क्या सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में लिखना संभव है? व्यवसाय में अनेक लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में, जो जर्नल के जो एंट्री करना होता है उसके लिए जिस बुक का हम लोग प्रयोग करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना देखिए संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने उसका दूसरा तरीका क्या निकाला, आसान कर दिया उस अकाउंट्स को लिखने के लिए। क्या कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, नगद लेन देन होते हैं, उसको हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। उसके लिए एक अलग बुक हम लोग रखते हैं, कैश बुक। अब बाकी जो ट्रांजैक्शंस हुए, जो कैश के अतिरिक्त लेन देन होते हैं, जो उधार हो जाते हैं, उसका कहाँ एंट्री करेंगे? तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए भी कुछ और अलग से बहियों का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग सहायक बही कहते हैं। अब सहायक बही में भी सीधे हम लोग जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका लेखा कर देते हैं। तो विशेष रूप से उधार व्यवहारों का लेखा करने के लिए हम लोग इन बहियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रमुख जो सहायक बहियाँ हैं, उन सहायक बहियों में सबसे पहला होता है परचेज बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय बही। इसके बाद आ जाएगा विक्रय बही, इसको हम लोग बोलेंगे सेल्स बुक, क्रय बही, विक्रय बही। फिर होगा आपका क्रय वापसी बही, क्रय वापसी बही हम लोग जिसको बोलेंगे परचेज रिटर्न बुक। इसी प्रकार से एक और बुक हो जाएगा हम लोग विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही। इसी प्रकार से प्राप्य विपत्र बही जिसको बोलते हैं बिल रिसेबल बुक्स, और देय विपत्र बही जिसको बोलेंगे हम लोग बिल्स पेएबल बुक। और इसके बाद अब ये देखिए, इतने जितने जो ट्रांजैक्शंस हुए, अब नगद लेन देन होगा उसको कैश बुक में लिख देंगे, और उसके बाद में माल जो खरीदेंगे उसको क्रय बही में, माल बेचने पर विक्रय बही में, जो माल हमारे पास बेचा क्रय किया हुआ वापस करेंगे उसको क्रय वापसी बही में, जो माल हम बेचेंगे और हमारे पास वापस आएगा उसको विक्रय वापसी बही में। उसके बाद और कुछ जो बिल्स से रिलेटेड होगा, ट्रांजैक्शंस बिल के अगर ज़्यादा होते हैं तो उसको बिल्स रिसेबल और बिल्स पेएबल बुक भी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब इसके अतिरिक्त जो ट्रांजैक्शंस बच जाएंगे उसके लिए हम लोग एक जर्नल का प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर जर्नल, मुख्य जर्नल बही या प्रॉपर जर्नल बुक बोलते हैं। उसमें जो जर्नल एंट्री बचेगा उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्रय बही क्या होता है और इस बही का प्रारूप क्या होता है। तो देखिए, क्रय बही वह बही है जिसमें अभी मैंने बताया कि माल जब उधार क्रय किया जाएगा उसका एंट्री करेंगे। इसी प्रकार से मैंने बताया विक्रय बही क्या होगा, तो विक्रय बही वह बही है जिसमें माल विक्रय करने का, लेकिन ध्यान रखेंगे उधार माल बेचने का ही एंट्री करेंगे। क्रय बही में उधार क्रय करने का, विक्रय बही में उधार विक्रय करने का एंट्री किया जाएगा। क्रय वापसी बही में अभी हमने समझाया था कि क्रय वापसी बही में जो माल हम खरीदते हैं और किसी भी वजह से अगर वापस करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे विक्रय वापसी बही में। अगर बेचा हुआ माल किसी भी कारण से हमारे पास वापस आता है तो उसको हम लोग लिखेंगे विक्रय वापसी बही में। और जो ट्रांजैक्शन बच जाएंगे इसके अतिरिक्त बिल रिसेबल, बिल्स पेएबल बुक भी हम लोग प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार। और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं लिख पाए, इन सहायक बहियों में नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग केवल जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे मुख्य रूप से समायोजन प्रविष्टि हम लोगों को करना पड़ता है कभी कभी, और वर्ष के अंत में हम लोगों को अंतिम खातों को बंद करने के लिए जो अंतिम प्रविष्टियां करनी होती हैं उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो नए वर्ष के प्रारंभ में जो हम लोग ओपनिंग एंट्री करते हैं, तो उस ओपनिंग एंट्री करने के लिए हम लोग प्रॉपर जर्नल बुक का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो संशोधन प्रविष्टि करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, कोई गलती हो गया उसका सुधार करने के जो प्रविष्टि करेंगे, तो मुख्य रूप से हम लोग उसका एंट्री प्रॉपर जर्नल बुक में करेंगे और उसको बोलते हैं प्रॉपर जर्नल। अब हम लोग समझेंगे कि क्रय बही किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, इसका प्रारूप क्या होगा और इसमें कौन कौन से व्यवहारों का लेखा करेंगे, किस व्यवहारों का लेखा नहीं भी किया जाता है कुछ होगा। तब हम लोग समझेंगे। अब देखिए,
क्रय बही का हम लोग लेखा प्रारूप इस प्रकार से तैयार करेंगे। बहुत सिंपल है इसका, आप ऊपर में हेडिंग लिख दीजिए परचेज बुक, परचेज बुक। ऊपर में लिख देंगे इसके इन द बुक्स ऑफ, जिसके बहियों में बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नामों का नाम डालेंगे, परचेज बुक का हेडिंग डालेंगे और ये प्रारूप बनाइएगा आप इसमें। अब देखिए सबसे पहला कॉलम क्या होगा, डेट। उसके बाद आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स या नेम ऑफ पार्टी भी कई जगह लिखते हैं हम लोग, जिससे माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो परचेज बुक में माल खरीदने वाले जिससे खरीदे उसका नाम लिखेंगे। तो आप नेम ऑफ पार्टी भी लिख सकते हैं, इसमें पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पार्टी या पार्टीज। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए भाव इनवॉइस नंबर लिखिएगा, इनवॉइस नंबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो नंबर। यहाँ लिखेंगे डिटेल अमाउंट, डिटेल अमाउंट। यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट अमाउंट। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रारूप तैयार करेंगे। अब डेट में क्या लिखेंगे हम लोग, अब डेट में हम लोग दिनांक लिखेंगे जिस डेट को हम माल खरीद रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे किन व्यवहारों का लेखा करना है, पहले कुछ पॉइंट समझ लें हम लोग कि किन किन व्यवहारों का लेखा करते हैं और किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। बहुत आसानी से समझिए इसको, मैंने अभी भी समझाया था कि क्रय बही में किसका लेखा करेंगे, तो जो माल हम उधार खरीद रहे हैं उसका लेखा करेंगे। और माल का अर्थ मैंने बताया भी है पहले भी, और अब फिर समझ लीजिए, जिसको पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स की श्रेणी में आता है, माल की श्रेणी में आता है, उसका एंट्री करना है यहाँ पे। और वो भी कब, जब इसको उधार खरीदा जाएगा। नगद खरीदने पर उसकी प्रविष्टि कहाँ हो जाती है, तो हम लोग मालूम है कैश बुक में करते हैं उसका एंट्री। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिसका लेखा इस बही में नहीं किया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आपका एक लेखा होता है इसमें क्रय बही में जिसका हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, वो नगद है। तो नगद अगर माल खरीद भी रहे हैं तो उसका लेखा हम लोग क्रय बही में नहीं करेंगे। दूसरा है अगर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं व्यापार में अपने लिए, तो मैंने व्यापार के लिए, तो उसका लेखा हम लोग क्रय बही में नहीं करेंगे। 2 पॉइंट्स मैंने बताया अभी, माल नगद करेंगे अगर होगा तो उसका लेखा परचेस बुक में नहीं होगा। दूसरा संपत्ति क्रय करने का लेखा इसमें नहीं होगा। तीसरा देखिए, अगर क्रय या वापसी की शर्त पर हम माल को खरीदते हैं, इस शर्त पर भी कभी कभी माल को हम लोग परचेस करते हैं कि माल नहीं बिका तो वापस कर देंगे। कई बार आपके पास जो है विक्रेता लाके माल छोड़ देता है, कोई बेचिए, नए प्रकार का अगर उत्पाद है तो आपके पास ला करके देता है, इसको खरीदिए, लेकिन आप उसको इच्छुक नहीं होते हैं क्रय करने के लिए। तब बोलता है कि ठीक है 1 महीने के लिए आप रखिए, अगर 1 महीने में नहीं बिका या 15 दिन में नहीं बिका तो हम माल वापस ले जाएंगे। तो यहाँ कौन सा आधार हो गया, क्रय या वापसी, किस शर्त पर आपने खरीदा। पसंद या वापसी भी कर सकते हैं, क्रय या वापसी भी कर सकते हैं, इसको सेल्स परचेज ऑन अप्रूवल बेसिस को बोलेंगे, है ना। तो अप्रूवल बेसिस पे अगर आप माल को खरीद रहे हैं कि भाई बिक गया तो ठीक, नहीं तो वापस कर देंगे, तो चूंकि अभी माल खरीदा नहीं है, आपने इस शर्त पर रख लिया है कि माल हमारा बिक जाएगा तब हम इसको अपना क्रय मानेंगे। तो अगर इस शर्त पर परचेज ऑन अप्रूवल बेसिस पे है, गुड्स रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर आपने खरीदा लिया है तो उसका लेखा इसमें नहीं होगा। और फोर्थ है इसमें कि अगर एजेंसी की शर्त पर आपने लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्साइनमेंट, या एजेंसी की शर्त पर आपने माल को प्राप्त किया है, क्योंकि एजेंसी में आप एजेंट होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, यहाँ माल आप क्रय नहीं करते, आपके पास माल आता है और उस माल को रख करके आप बेचते हैं, बीच में आपको कमीशन मिलता है यहाँ पे पारिश्रमिक के रूप में। तो चूंकि यहाँ क्रय नहीं होता है, इसलिए प्रेषण या वहाँ पे बोलते हैं एजेंसी की शर्त पर अगर माल आपके पास पहुँचा है तो उसका भी लेखा इस बही में नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, 4 पॉइंट क्वेश्चन में अक्सर पूछे भी जाते हैं कि क्रय बही में किन किन व्यवहारों का लेखा होता है और क्रय बही में किन किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। तो क्रय बही में एक ही व्यवहार इसका लेखा करते हैं, माल उधार क्रय करने का लेखा करेंगे। किसका नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आ गया 4 पॉइंट जो ही मैंने बताए। नगद क्रय करने का लेखा नहीं होगा, संपत्ति क्रय करेंगे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, संपत्ति उधार हो या नगद हो, किसी भी प्रकार के संपत्ति का इसमें लेखा नहीं होगा। थर्ड मैंने बताया कि परचेज ऑन अप्रूवल बेसिस, रिसीव्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर आपने माल प्राप्त किया है स्वीकृति की शर्त पे, तो स्वीकृति की शर्त पे आपने माल प्राप्त किया, अभी आपने क्रय नहीं किया, उसका लेखा नहीं होगा। और एजेंसी या प्रेषण की शर्त पर अगर आपने माल को क्रय लिया है तो इसका भी लेखा यहाँ पर इस बही में नहीं किया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख करके आपको बनाना है क्वेश्चन को। ठीक इसी प्रकार से आप जब माल खरीदेंगे, क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, और अक्सर देखिएगा जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जिसका एंट्री नहीं होगा। जैसे कहीं ले देगा संपत्ति उधार खरीदा, तो आपको इसमें लेखा नहीं करना है संपत्ति उधार क्रय करने का। नगद भी रहेगा तब भी आप नहीं करेंगे, माल नगद रहेगा उसका भी लेखा नहीं करना है, माल उधार का केवल करना है क्रय करने का।
और अप्रूवल का या ऑन एजेंसी बेसिस में खरीदते हैं तो उसका भी लेखा इसमें नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपके प्रश्न में दिया रहेगा तो यहाँ डेट लिखेंगे, जिससे खरीद रहे हैं उस पार्टी का नाम लिखेंगे, ठीक है, और जितना खरीद रहे हैं, जितने रुपए का मात्रा दिया रहता है कि इस दर से खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा कितने पीस खरीद रहे हैं, इस दर से खरीद रहे हैं, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। अगर उसमें डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट कम करके आप फिर नेट फिगर में यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्टी से खरीदिएगा, जितना का माल लेंगे, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, जितना मात्रा में खरीद रहे हैं उसका मल्टीप्लाई करके गुना करके उसका राशि यहाँ लिखेंगे, और अगर व्यापारिक बट्टा होगा तो कम करके लिखेंगे। चूँकि यहाँ मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो जीएसटी से संबंधित नहीं है। अगर जीएसटी का प्रश्न होगा तो जीएसटी को के लिए फिर अलग कॉलम बनाना पड़ता है उसमें। तो आप जीएसटी के, चूँकि इस वर्ष प्रश्न जीएसटी से संबंधित शायद नहीं आने हैं, इसलिए जीएसटी का कोई यहाँ पे मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लिया किसी मेसर्स एक्स से आपने 25 दिसंबर को, मैं लिख दे रहा हूँ दिसंबर 2020 में, आप मान लीजिए सितंबर 20 को आपने माल खरीदा, तो आप लिखेंगे मेसर्स राम से खरीदा, तो राम एंड कंपनी, अगर राम एंड कंपनी से खरीद रहे हैं तो मेसर्स राम एंड कंपनी से लिखेंगे। अब कहीं दिया रहेगा उसमें कि 20 पीस खरीदा है, कोई भी जिस चीज़ का व्यापारी होगा ध्यान रखेंगे, वो खरीद रहा है 20 पीस खरीदा है, 10 रुपये की दर से खरीद रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 पीस एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 20 पीस है, 10 रुपये के हिसाब से है, तो 200 रुपये यहाँ हो गया। अगर इसमें लिखा है कि नहीं 10% व्यापारिक बट्टा भी है, तो माइनस कर दीजिएगा यहाँ पे -10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ घटा देंगे आप, तो कितना घट जाएगा, 20 रुपये घट जाएगा यहाँ पे, तो 180 रुपये नेट फिगर में आप यहाँ डाल देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पार्टी का नाम होगा, डेट लिखेंगे, दूसरे पार्टी का नाम लिखिएगा इस तरीके से, उसका जितना होगा सामान खरीद रहे हैं, जिस मात्रा में खरीद रहे हैं और जिस दर से खरीद रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कम कीजिएगा, अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो डिस्काउंट नहीं घटाया जाएगा। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर जोड़ देंगे, जोड़ करके जो भी फिगर यहाँ पे आएगा उसको यहाँ टोटल लिख दीजिएगा, यहाँ पे टोटल कर दीजिएगा, या यहाँ पे इस टाइप से लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट करके लिखा हुआ रहेगा, परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट करके लिखा होगा, जितना भी योग आएगा उस योग को लिखना है आपको। इसी प्रकार से अब सेल्स बुक भी बनता है। सेल्स बुक भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है। आप यहाँ केवल हेडिंग चेंज करेंगे, इन द बुक्स ऑफ, अब यहाँ आप क्या लिख देंगे, सेल्स बुक लिखेंगे, सेल्स बुक लिख देंगे। बाकी के प्रारूप बिल्कुल उसमें वही है, डेट होगा, पार्टिकुलर्स या नेम ऑफ पार्टी लिखेंगे, यहाँ पे पार्टीज लिखेंगे, इनवॉइस नंबर होगा, लेयर फोलियो होगा, डिटेल अमाउंट होगा और नेट अमाउंट होगा। ठीक सिमिलर यहाँ पे भी वही 4 पॉइंट्स के एंट्री नहीं किए जाएंगे। नगद माल बेचने का नहीं करेंगे आप, संपत्ति बेचने का कोई एंट्री सेल्स बुक में नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने किसी को माल भेजा है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, उसका एंट्री नहीं करेंगे, या गुड्स सेंट ऑन एजेंसी बेसिस, कंसाइनमेंट बेसिस, तो उसका एंट्री यहाँ पर आप नहीं करेंगे। केवल माल को अगर आपने बेचा है और वो भी उधार, तो उसका एंट्री करेंगे। सपोज यहाँ पे जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, 20 सितंबर को आपने अगर राम एंड कंपनी को बेचा तो आप 20 तारीख लिखेंगे, मेसर्स राम एंड कंपनी लिखेंगे। अब 220 पीस है, 10 रुपये की दर से है, तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से क्रय बही में तैयार किया जाता है। व्यापारिक बट्टा होगा तो कम करके लिखिएगा, फिर दूसरे पार्टी का नाम लिखेंगे। 1 महीने में जो दिया हुआ एंट्री होगा मंथली आप यहाँ पे बना करके आप टोटल कर दीजिएगा। अब सेल्स होगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख दीजिएगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट टोटल के सामने, या टोटल भी लिख दिया जाता है, तो दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। टोटल लिख दीजिए, या परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के कुछ क्वेश्चन्स आपको हल करके समझा दूंगा कि किस प्रकार से परचेस बुक और सेल्स बुक तैयार किया जाएगा। उसके बाद परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न बताएंगे हम लोग। ओके।